नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 24। ठीक है, हिस्ट्री से जो है आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 24। और इससे पहले दोस्तों 23 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। और यहाँ पर दोस्तों हम हिस्ट्री से जो है आपका पेपर सेकंड जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए आज हम 61 से चलेंगे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 61 का। और दोस्तों हम यहाँ पर जो है प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 61 का आंसर कीजिए। 61 क्या है क्वेश्चन नंबर? 61 है दोस्तों, नियति के साथ साक्षात्कार भाषण किसने दिया था? चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके एस.पी. मुखर्जी, विजय पटेल, जी.एल. नेहरू या फिर बी.आर. अम्बेडकर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको पूछा है नियति के साथ साक्षात्कार जो भाषण है दोस्तों ये किसने दिया था। ठीक है, साथ ही साथ ये भाषण जो है कब दिया था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियति के साथ साक्षात्कार भाषण जो है ये किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे नियति के साथ साक्षात्कार भाषण किसने दिया है? तो ये दिया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि ये भाषण जो है नेहरू जी ने कब दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये भाषण जो है नेहरू जी ने कब दिया था? 14-15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947। ठीक है, ध्यान रखेंगे नियति के साथ साक्षात्कार भाषण जो है किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। कब दिया है? 14-15 अगस्त 1947 को दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये एक ऐतिहासिक भाषण था दोस्तों, जिसमें संविधान के विशेष सत्र में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने ये भाषण दिया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों माउंटबेटन योजना की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? चलिए आंसर कीजिए। आप सभी ने पढ़ा है माउंटबेटन योजना। चलिए इसकी आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका? 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947 या फिर 4 जून 1947। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? माउंटबेटन योजना दोस्तों इसकी आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंटबेटन योजना की जो आधिकारिक घोषणा हुई थी वो हुई थी दोस्तों 3 जून 1947 को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे माउंटबेटन योजना की जो आधिकारिक घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 3 जून 1947 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों इसे क्या कहा जाता था पहले, इसे किस नाम से जाना जाता था ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसे जो है 3 जून योजना भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे माउंटबेटन योजना को क्या कहा जाता है? 3 जून योजना। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि 3 जून योजना किसे कहा जाता था। ठीक है, तो 3 जून योजना कहा जाता है माउंटबेटन योजना को। ठीक है, साथ ही साथ इसको जो है बल्कन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, माउंटबेटन योजना को जो है आपका क्या कहते हैं? बल्कन प्लान। ठीक है, ध्यान रखेंगे बल्कन प्लान। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा बल्कन प्लान किसे कहा जाता है? तो माउंटबेटन योजना को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और बाद में जो है संशोधित रूप के तौर पर जो है फिर इसे जो है क्या जाने जाने लगा? माउंटबेटन योजना के रूप में जाने जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपने पढ़ा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है आपका जब पारित हुआ था, ठीक है, 1947 में पारित हुआ था, तो इसी योजना के आधार पर हुआ था वो। ठीक है, यानी कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ था।
ठीक है। इसके साथ साथ क्या याद रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पर घुमा के जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है आपको कि ये अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ था दोस्तों 18 जुलाई 1947, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये डेट पूछी जाती है, 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ दोस्तों। और ये जो है दोस्तों कैसे पारित हुआ, आपका माउंटबेटन योजना के आधार पर ही इसको जो है पारित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पर आंसर कीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन लोकप्रिय है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी दोस्तों इनको जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी से दोस्तों आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई थे, ठीक है। याद रखेंगे, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ठीक है। हाउस ऑफ, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स आपको पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है दोस्तों क्या पूछा जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई कौन थे। आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, और पढ़ा भी होगा, ठीक। तो क्या था इनकी बुक, पुस्तक का नाम, ठीक है, पुस्तक का नाम पूछा जाएगा आपको, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक आपको पूछा जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ ये पुस्तक कब आया दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे, 1901 में दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों इनकी आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्या सिद्धांत दिया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो धन का निष्कासन जो सिद्धांत है, यानी कि जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, तो ये दोस्तों किस पुस्तक में जो है उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इसी में एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, धन का निष्कासन, ठीक है, धन का। चलिए अगले स्लाइड में इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए इतनी चीज़ें। तो ये पुस्तक दोस्तों, इस पुस्तक में जो है आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इन्होंने क्या दिया था, धन की, ठीक है, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, धन के निष्कासन का सिद्धांत। आपको पूछा जाएगा धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जाएगा धन के निष्कासन का सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत किसका है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का है, ठीक है। ये सिद्धांत दोस्तों किस पुस्तक में आया,
दादा भाई नौरोजी के पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश टूल इन इंडिया 1901। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दादा भाई नौरोजी से आपको एक फैक्ट और याद रखना है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों कांग्रेस के भी जो है अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो किस अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था आपका? 1906 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको पूछे जाएंगे दादा भाई नौरोजी से। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई थे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया था धन के निष्कासन का, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का उन्होंने दोस्तों इसमें प्रतिपादित किया था इसको। और साथ ही साथ दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे 1906 में। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखने हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। आपको आंसर करना है दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो ये तो आप जानती हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, या फिर चौरी चौरा कांड, या फिर आपका पूना पैक्ट? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 64 का? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड ये पूछा जाता है, ये हुआ था दोस्तों 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 1922। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को दोस्तों कौन सी घटना हुई थी? चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों। ठीक है, और आप सभी जानते हैं क्या हुआ था इसमें। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में जो है उत्तेजित भीड़ ने जो है पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें जो है कितने पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे? 22। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर मर गए थे दोस्तों इस घटना में। तो इससे जो है इससे जो है इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? वापस ले लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका बी क्वेश्चन, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए आंसर कीजिए 65 का। 65 है दोस्तों, 1853 में भारत की पहली रेल लाइन की दूरी कितनी थी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको पूछा गया है भारत की जो है सबसे पहले जो है जो रेलवे लाइन जो रेल चली थी सबसे पहले कहाँ चली थी, आप ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रेलवे लाइन की जो दूरी है वो कितनी थी? 24 मील थी, 34 किलोमीटर, या फिर आपका 44, या फिर 54? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1853 में जो है 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन की दूरी कितनी थी पूछा गया है। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 34 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये ऐतिहासिक दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये ऐतिहासिक ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मील पूछा जाएगा तो मील भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है ना, तो यहाँ पर मील भी आपको पूछा जा सकता है, कितने मील? तो यहाँ पर 34 किलोमीटर, और ध्यान रखेंगे 21 मील। ठीक है, कितना? 21 मील। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा 34 किलोमीटर या मील में आपको आंसर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यह ऐतिहासिक ट्रेन जो है दोस्तों 6 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच जो है चली थी दोस्तों। ठीक है, कब चली थी? भारत की पहली जो ट्रेन थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब चली थी, तो इसको आप आंसर ध्यान में रखेंगे 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1853 में दोस्तों ये ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से। ठीक है, मुंबई से कहाँ तक चली थी? मुंबई से चली थी दोस्तों ये कहाँ तक? आपका ठाणे तक। ठीक है,
मुंबई से ठाणे तक चली थी, ठीक है, और कितना किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। और किसके काल में दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में ये ट्रेन चली थी, ठीक है। तो कार्यकाल किसका था उस समय, लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है, किसका था काल, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था दोस्तों। उनके कार्यकाल में ही दोस्तों ये पहली जो ट्रेन है दोस्तों, ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ट्रेन को चलाने का दोस्तों क्या उद्देश्य था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका उद्देश्य था भारत का जो कच्चा माल है उसको बंदरगाह तक पहुँचाना और ब्रिटिश सेना का त्वरित परिवहन सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ लिया था कि जो रेल चली थी उसकी दूरी पूछ ली थी, ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि कब ये जो है आपका कब ये ट्रेन चली, कहाँ से कहाँ तक चली, किसके कार्यकाल में चली, ठीक है, कितने मील चली, कितने किलोमीटर चली, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 आपने आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए। चंगेज खान ने अपनी सेना की सबसे बड़ी इकाई तुमैन में कितने सैनिकों को रखा था। ये तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया है क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, चंगेज खान ने अपनी सेना की सबसे बड़ी इकाई तुमैन में कितने सैनिकों को रखा था। तो यहाँ पर दोस्तों चंगेज खान ने जो है इनकी दोस्तों अलग अलग इकाई थी, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई जो थी क्या थी, तुमैन थी, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ठीक है, सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों अर्बन, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्बन जो है सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है, अर्बन जो है क्या थी, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या थी, अर्बन थी दोस्तों। अर्बन में कितने सैनिक होते थे, इसमें 10 सैनिक होते थे, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, तुमैन, और सबसे छोटी इकाई अर्बन, ठीक है। तो तुमैन में कितने सैनिक थे दोस्तों, कितने सैनिकों को रखा जाता था, तो 66 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ी इकाई थी दोस्तों, इसमें जो है 10,000 सैनिकों को रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, चंगेज खान ने अपनी सेना की सबसे बड़ी इकाई जो है तुमैन में 10,000 सैनिकों को रखा था। और सबसे छोटी इकाई का नाम अगर आपको पूछा जाएगा तो सबसे छोटी इकाई थी अर्बन, ठीक है। अर्बन में कितने सैनिक को रखा था, 10 सैनिकों को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई ध्यान रखनी है, ठीक है। अर्बन के बाद दोस्तों एक इकाई और थी, ठीक है, हम सबसे छोटी इकाई की बात कर रहे हैं अर्बन। इसके बाद एक इकाई थी दोस्तों जागुन, क्या थी, जागुन इकाई। पूछा जा सकता है आपको कि चंगेज खां की जागुन इकाई में कितने सैनिकों को रखा जाता था, ठीक है। तो जो ये जागुन इकाई थी दोस्तों, इसमें कितने सैनिकों को रखा जाता था, इसमें 100 सैनिकों को रखा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्बन, जागुन और तुमैन, तीनों को याद रखेंगे, तीनों में कितने सैनिकों को रखा जाता था दोस्तों। चंगेज खां की सेना की इकाइयां हैं दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई भी आपको इसमें पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर करना है। किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है किस अधिनियम द्वारा, कौन सा अधिनियम आपको बताना है यहाँ पर, किस अधिनियम के द्वारा। नीचे आपके अधिनियम दिए हैं, 1892 का अधिनियम, 1909 का मार्ले मिल्टो सुधार, या फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस अधिनियम के तहत हुआ है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का दोस्तों, ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार के तहत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 1909 का मार्ले मिंटो जो सुधार है, इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो ये मार्ले मिंटो सुधार है दोस्तों,
ठीक है। ये पूछा जाता है कब आया, तो आप जानते हैं 1909 का है, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। इसका जो दोस्तों इस अधिनियम का जो मुख्य जो इसका क्या था, जो मुख्य इसका उद्देश्य था वो क्या था, ये पूछा जाता है। इस अधिनियम का जो मुख्य रूप था दोस्तों क्या था कि मुसलमानों के लिए जो है क्या करना, एक पृथक निर्वाचन मंडल का क्या करना, उसको शुरू करना। तो ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, किसके लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, प्रथम निर्वाचक, ठीक है, प्रथम निर्वाचक मंडल, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो मार्ले मिंटो सुधार है ये दोस्तों इसका मुख्य रूप से ये जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सांप्रदायिक व्यवस्था शुरू करने के लिए जाना जाता है दोस्तों इसको। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है दोस्तों, ये दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें शामिल होने वाले ये पहले भारतीय भी हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे पूछा जाएगा आपको कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, आपको ध्यान रखना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में काउंसिल में जो है शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 आंसर करना है। सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ गांधीवादी दर्शन में क्या है। चलिए आंसर करिए, सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह आप जानती हैं। सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ बताना है गांधीवादी दर्शन में। ऑप्शन देखिए, सविनय अवज्ञा, सत्य बल, असहयोग, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आपको पूछा गया है सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ जो है गांधीवादी दर्शन में क्या है। तो सत्याग्रह आप जानती हैं, सत्याग्रह मतलब क्या होता है। सत्याग्रह जो है यहाँ पर दोस्तों किससे बना है सत्याग्रह, सत्याग्रह बना है दो शब्दों से, मिलकर बना है ना, दो शब्दों से। एक तो आपका सत्य हो गया और किससे बना है, सत्य धन आग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। तो दो शब्दों से बना है दोस्तों, ठीक है, सत्याग्रह। इसका मतलब क्या होता है बताइए, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रूथ फोर्स, यानी कि सत्य बल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ गांधीवादी दर्शन में क्या है, सत्य बल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं सत्य बल या इसको कह सकते हैं सत्य के प्रति आग्रह, ठीक है, सत्य के प्रति आग्रह भी कह सकते हैं, सत्य के प्रति आग्रह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसी भी तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। गांधी जी के अनुसार दोस्तों सत्याग्रह जो है कायरों का नहीं बल्कि आत्मबल से युक्त वीरों का हथियार है, जो विरोधी को जो है पीड़ा पहुंचाए बिना जो है उसका क्या करता है, हृदय परिवर्तन करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये गांधी जी के अनुसार उन्होंने कहा था गांधी जी ने कि जो सत्याग्रह है वो दोस्तों कायरों का नहीं है, डरपोक लोगों का नहीं है, बल्कि आत्मबल, ठीक है, यानी कि जिनका जो है जो आत्मबल है, ये आत्मबल से युक्त जो वीर है उनका हथियार है, उन्होंने कहा था, ठीक है, जो विरोधी को पीड़ा पहुंचाए या बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उनका हृदय परिवर्तन करता है, ठीक है, परिवर्तन कर सके, ठीक है, ये इन्होंने कहा था दोस्तों सत्याग्रह के बारे में गांधी जी ने। तो इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो सत्याग्रह जो शब्द है, इस सत्याग्रह शब्द को आपने ध्यान में रखना है। सत्याग्रह शब्द के बारे में आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, क्या पूछा जा सकता है कि ये सुझाव जो है, इस शब्द को अपनाने का सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी को, ठीक है, ध्यान रखिए सत्याग्रह शब्द का सुझाव, ठीक है, इसका सुझाव जो है गांधी जी को किसने दिया था, ठीक है। तो गांधी जी को दोस्तों इसका सुझाव किसने दिया था, मगन लाल गांधी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम मगन लाल गांधी, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कि सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह शब्द को दोस्तों गांधी जी को ये सुझाव किसने दिया था सत्याग्रह शब्द का, तो आंसर हो जाएगा मगन लाल गांधी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 आपको आंसर करना है।
डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो है के तहत राज्यों का सही क्रम बताना है, यानी कि जो व्यवगत का सिद्धांत है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स बोलते हैं। इसके तहत राज्यों को हड़प नीति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हड़प नीति के तहत जो है आपको बताना है सही क्रम राज्यों का। सबसे पहले जो है किसको जो है किया था, और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स है, इसके तहत राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। और ये किसने किया था दोस्तों, आप जानती हैं ये किसका है, लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आपने पढ़ा होगा। तो हड़प नीति के तहत इन्होंने कौन कौन से राज्यों को जीता, कौन कौन से राज्य जो है, सही क्रम आपको बताना है। इनकी इन राज्यों का इन्होंने क्या किया था, डलहौजी ने विलय किया था इनका, ठीक है। तो इनका डेट भी पूछी जाती है, ठीक है, किसका जो है कब विलय किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों इस साम्राज्यवादी नीति के तहत सबसे पहले जो है सतारा को जो है, सतारा का विलय किया था, ठीक है। सतारा आ जाएगा इनके, आपका 3 ऑप्शन में है सतारा, देखिए। सतारा के बाद दोस्तों डलहौजी ने जो है संबलपुर को जो है, संबलपुर का विलय किया, ठीक है, संबलपुर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने जो साम्राज्यवादी नीति के तहत जो राज्य जो है जिनको हड़पा था, ठीक है, उनमें सबसे पहले सतारा, ठीक है। ध्यान रखेंगे सतारा को कब इसका विलय कब किया, 1848 में, ठीक है। ये पूछा जाता है दोस्तों, ये ईयर पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सतारा को जो है, सतारा का विलय कब किया, 1848 में। संबलपुर का कब किया, संबलपुर का किया दोस्तों 1849, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद किसका किया, इसके बाद किया था दोस्तों, किसका किया था, बघाट का, ठीक है। किसका किया था, बघाट का विलय किया था, बघाट का विलय किया था दोस्तों 1850 में, ठीक है। बघाट के बाद दोस्तों फिर आया आपका उदयपुर, ठीक है। ध्यान रखेंगे उदयपुर, ठीक है। उदयपुर का जो है विलय किया था डलहौजी ने। उदयपुर कब किया था, 1952, ठीक है। क्रम याद रखेंगे। उसके बाद जो है उदयपुर के बाद झांसी, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर देखिए झांसी, झांसी को दोस्तों इसका विलय किया था, झांसी का कब किया था, 1853 में, ठीक है। 1853, 1853 के बाद नागपुर याद रखेंगे, नागपुर की इसका विलय किया था 1854 में, ठीक है। तो इस क्रम को आपने ध्यान रखना है दोस्तों। 1848 सतारा, संबलपुर 1849, ठीक है। उसके बाद बघाट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको, ये ऑप्शन में नहीं है आपके, ठीक है। इस क्रम को याद रखेंगे आप, ठीक है। संबलपुर के बाद बघाट 1850, उसके बाद उदयपुर 1952, उदयपुर के बाद झांसी 1953, उसके बाद नागपुर, ठीक है, 1854, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1900 कर दिया आपका, ठीक है। 1800 कर लें इसको, ठीक है। सारे 1800 हैं आपके, ठीक, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के तहत जो है राज्यों का सही क्रम आपको याद रखना है। जो लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों ये इनका विलय किया था, किस सन में किया था, ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, 1848 सबसे पहले सतारा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 19 कर दिया था ना आपका उदयपुर, ये 18 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सारे 18 हैं, 1848, ठीक है, 1849, 1850, ठीक है। उसके बाद 1852, उसके बाद 1853, फिर 1854, ठीक। इस क्रम को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों यदि किसी ब्रिटिश आश्रित राज्य के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसका दत्तक पुत्र जो है गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो सिद्धांत दिया था दोस्तों डलहौजी का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70, चलिए आंसर कीजिए इसका। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी से मैंने अभी आपको बताया था सारे फैक्ट, तो यहाँ पर आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में कहाँ की थी, चलिए आंसर कीजिए। बॉम्बे, कलकत्ता, लंदन या फिर पेरिस, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका लंदन, ठीक है।
ध्यान रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है लंदन में की थी दोस्तों। कब की थी अगर पूछा जाएगा तो 1886 में, ठीक है, 1866 में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी 1886 में, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों ब्रिटिश जनता और संसद सदस्यों को भारतीय मुद्दों और समस्याओं से अवगत कराना था दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की वो किसने तैयार की अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने की, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, चलिए कमेंट कीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना के लिए अगर आपको पूछा जाए कि पृष्ठभूमि जो है किसने तैयार की, ठीक है, पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि तैयार की दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपको, तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर उसका कमेंट करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 का बताइए, 70 का हो गया ना, 71। चलिए 71 का बताएंगे। 71 है दोस्तों, जापानी आधुनिकरण में जाइबत्सु क्या थे, चलिए आंसर कीजिए। जापानी आधुनिकरण में जाइबत्सु क्या थे दोस्तों, ये सैन्य अधिकारी थे, या फिर बड़े औद्योगिक घराने थे, या फिर किसान संगठन थे, या फिर बौद्ध भिक्षु थे। चलिए आंसर कीजिए। जापानी आधुनिकरण में आपको पूछा गया है जाइबत्सु क्या थे दोस्तों, ये जाइबत्सु। चलिए आंसर कीजिए, 71 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या थे, बड़े औद्योगिक घराने थे, ठीक है, जाइबत्सु। ध्यान रखेंगे, ठीक है, जापानी आधुनिकरण में जाइबत्सु दोस्तों बड़े औद्योगिक घराने थे, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। आपने आंसर करना है दोस्तों, हरिजन पत्र का प्रथम अंक वर्ष 1933 में किस शहर से प्रकाशित हुआ था। चलिए ऑप्शन देखिए, साबरमती, पुणे, वर्धा या फिर बॉम्बे। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। हरिजन पत्र, ठीक है, इसका प्रथम अंक पूछा है, ठीक है, 1933 में किस शहर से ये प्रकाशित हुआ था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 72 का बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 का क्या हो जाएगा, पुणे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो हरिजन पत्र है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है कि जो हरिजन पत्र है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी आपको पूछा जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, हरिजन पत्र की, ठीक है। कहाँ दोस्तों इसकी शुरुआत की थी उन्होंने, ठीक है, तो ध्यान कब की थी, 1933 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने दोस्तों 11 फरवरी 1933 को जो है अस्पृश्यता निवारण अभियान के तहत जो है इस अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी, ठीक है। ये किस्मत है आपका अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र, ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी साप्ताहिक, ठीक है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था दोस्तों ये हरिजन पत्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो है दोस्तों जो आपका हरिजन पत्र है, पूछा जाएगा आपको कि इसकी शुरुआत कब की, तो मैंने आपको बता दिया 11 फरवरी 1933 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसी समय दोस्तों आपने देखा होगा हरिजन सेवक और आपका हरिजन बंधु नामक पत्र भी प्रकाशित किए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, हरिजन सेवक और आपका हरिजन बंधु, ठीक है, ये भी दोस्तों प्रकाशित हुए थे। साथ ही साथ गांधी जी ने दोस्तों हरिजन हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है इनको ध्यान में रखेंगे, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु, ठीक। साथ ही साथ
गांधी जी ने दलित वर्गों को हरिजन यानी कि ईश्वर के जन नाम दिया था दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 आंसर करेंगे। चलिए आंसर करेंगे 73 का, रहनुमाई मज दर्शन सभा का संबंध किस धर्म से है? चलिए आंसर कीजिए, रहनुमाई मज दर्शन, ठीक है, रहनुमाई मज दर्शन सभा का संबंध किससे था? सिख से, सिख धर्म से, पारसी से, मुस्लिम से या फिर यहूदी से? क्या हो जाएगा? रहनुमाई मज दर्शन, ये सभा का संबंध किससे था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ये था दोस्तों पारसी धर्म से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इस सुधारवादी संगठन की स्थापना आपको पूछा जा सकता है 1851 में दोस्तों किसने की थी, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, 73 में कि जो रहनुमाई मज दर्शन सभा का संबंध है ये पारसी धर्म से है दोस्तों इसका संबंध। इस सुधारवादी संगठन की स्थापना जो है 1851 में जो है इस सुधारवादी संगठन की क्या हुई? स्थापना हुई दोस्तों। इसकी स्थापना जो है किसने की? तो ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और साथ ही साथ SS बंगाली, ठीक है, SS बमगाली ने दोस्तों कहाँ की थी? कहाँ की थी इसकी स्थापना? बम्बई में। ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, नाम याद रखेंगे किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, और इनके साथ कौन थे? दादा भाई नौरोजी के साथ याद रखेंगे कौन थे? आपके SS बमगाली। ठीक है, SS, ठीक है, SS बमगाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये नाम आपको ध्यान रखेंगे। रहनुमाई मज दर्शन सभा का संबंध पारसी धर्म से है। जो इस सभा है दोस्तों इसकी स्थापना 1851 में किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी और SS बमगाली के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? बम्बई में। ठीक है, तो ये आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं दोस्तों इसके। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों 74, आपको बताना है अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? कल की प्रैक्टिस या परसों की प्रैक्टिस सेट में बताया था मैंने आपको, अफीम युद्ध का जो अंत हुआ था कौन सी संधि से हुआ था? ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, मैंने बताया था कौन सी संधि? नानकिन की संधि। ठीक है, बताया था ना, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे अफीम युद्ध कब हुआ? तो अफीम युद्ध हुआ आपका 1839 से लेकर 42 के बीच में। ठीक है, तो इस युद्ध का जो अंत हुआ किससे हुआ पूछा जाता है? नानकिन की संधि से हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75, आंसर करना है 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह पर अंग्रेजों ने कितने का इनाम रखा था? चलिए आंसर कीजिए, 1857 के विद्रोह के दौरान आपको आंसर करना है मौलवी अहमदुल्ला शाह पर जो है अंग्रेजों ने कितने का इनाम रखा था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो 1857 के विद्रोह के दौरान दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह पर जो है अंग्रेजों ने 50,000 का जो है इनाम रखा था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ये मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, इनको ध्यान रखना है आपने, इनको जो है फैजाबाद का मौलवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फैजाबाद का मौलवी। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको फैजाबाद का मौलवी किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको डंका शाह भी कहा जाता है। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो है डंका शाह भी कहा जाता है, इनको डंका शाह पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, डंका शाह जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो है डंका शाह भी कहा जाता है। डंका शाह मतलब नगाड़ा बजाकर चलने वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और सबसे पहले जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है जिहाद का नारा भी दिया था दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ठीक है, जिहाद का नारा पूछ लिया जाएगा आपको, जिहाद का जो नारा है किसने दिया था? तो जिहाद का नारा अंग्रेजों के खिलाफ जो है किसने दिया था दोस्तों? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दिया था। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में आपने आंसर करना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 बार आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं 76 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, उड्स डिस्पैच जो है 1854 के तहत किन 3 स्थानों पर विश्वविद्यालय बने? तो ये कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, 76 का उड डिस्पैच 1854 आप जानती हैं। ठीक है, इसके तहत जो है कितने विश्वविद्यालय बने थे? तो 3 बने थे। कौन कौन से 3 स्थानों पर जो है विश्वविद्यालय बने? तो यहाँ पर आपको बताना है, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, या फिर बॉम्बे, मद्रास, पंजाब। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको आंसर करना है, क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वुड डिस्पैच के तहत 3 स्थानों पर जो है विश्वविद्यालय बने, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, चार्ल्स वुड द्वारा दोस्तों जारी पत्र के अनुसार जो है, चार्ल्स वुड ने दोस्तों ये पत्र जारी किया था, चार्ल्स वुड, इसलिए इसका नाम जो है वुड डिस्पैच पड़ा, चार्ल्स वुड। ठीक है, चार्ल्स वुड का नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वुड डिस्पैच, जिसको दोस्तों भारत में क्या कहा जाता है, इसको अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, मैग्ना कार्टा, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा भी गया था पहले। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। कब आया वुड डिस्पैच? 1854 में। ठीक है, इसके तहत जो है 3 जो है आपके विश्वविद्यालय जो है बने। कौन कौन से बने? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 77 का आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, तो आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, जनरल असेंबली, उसको क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद कहा जाता है, सचिवालय कहा जाता है, या फिर दुनिया की नगर सभा कहा जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को दोस्तों क्या कहा जाता है? दुनिया की नगर सभा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को जो है, जो जनरल असेंबली है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दुनिया की नगर सभा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी जो है कितने देश शामिल हैं। ठीक है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी कितने सदस्य देश जो हैं इसमें। ठीक है, कमेंट करें इसका। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, जो आपका 1991 में आई, किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? चलिए आंसर आपको देना है, वाजपेयी, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, या फिर मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी दोस्तों किस प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया था? तो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, और लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे 1991 में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 का। तो राइट आंसर यहाँ पर कमेंट करें दोस्तों, भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत लुक ईस्ट पॉलिसी किसने दोस्तों इसको जो है शुरू किया था, किस प्रधानमंत्री ने? तो राइट आंसर हो जाएगा
प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो विदेश नीति के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत लुक ईस्ट पॉलिसी जो है इसको कौन लाया था दोस्तों? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव लाए थे इसको। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना है शीत युद्ध था, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि जो आसियान देश हैं, आसियान देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए यह नीति अपनाई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी दोस्तों अब वर्तमान में इसका नाम जो है क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, ये भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में इसे कहते हैं दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में इसका नाम जो है दोस्तों, वर्तमान सरकार ने इसे अपग्रेड करके क्या कर दिया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इसको बदल दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 79 आंसर करेंगे दोस्तों। अब्बासी खिलाफत की राजधानी दमश्क से बदलकर यहाँ कहाँ की थी? चलिए आंसर कीजिए। अब्बासी खिलाफत की राजधानी बताना है, दमश्क से बदलकर कहाँ की गई थी? काहिरा, बगदाद, मदीना, इस्तांबुल। क्या हो जाएगा राइट आंसर 79 का? अब्बासी खिलाफत की राजधानी दमश्क से बदलकर दोस्तों कहाँ कर दी गई थी? बगदाद कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बगदाद। साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है कि बगदाद जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बगदाद जो है ये दजला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? शांति का नगर कहा जाता है बगदाद को। ठीक है, शांति का नगर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो बगदाद है दोस्तों आपने पढ़ा होगा बगदाद के बारे में। बगदाद जो है इस्लामिक जो स्वर्ण युग था उसका केंद्र माना जाता है बगदाद को। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर करेंगे। 80 का आंसर करें, रोमन साम्राज्य में पेपिरस क्या था? चलिए आंसर कीजिए। रोमन साम्राज्य में पूछा गया है पेपिरस क्या था? पेपिरस पत्थर था, लेखन सामग्री हेतु पौधा था, खाल या फिर मिट्टी की पट्टिका? क्या था दोस्तों पेपिरस रोमन साम्राज्य में? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? कमेंट करें दोस्तों आंसर को। क्या हो जाएगा 80 का आंसर? रोमन साम्राज्य में पेपिरस ये दोस्तों क्या था? एक लेखन सामग्री हेतु जो है पौधा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 80 का ध्यान रखेंगे। रोमन साम्राज्य में पेपिरस जो है ये क्या था? पेपिरस लेखन सामग्री हेतु पौधा था। ठीक है, यह नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में उगने वाला दोस्तों एक पौधा था। ठीक है, कहाँ उगने वाला पौधा था ये? ठीक है, सॉरी, कहाँ उगने वाला पौधा था? तो याद रखेंगे नील नदी के डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में उगने वाला पौधा। ठीक है, उगने वाला पौधा था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, जो लेखन सामग्री हेतु जो पौधा था पेपिरस। ठीक है, तो पेपिरस जो है लेखन सामग्री हेतु एक पौधा था और ये कहाँ उगता था? ये नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में उगता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके तने को काटकर इसका यूज किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो अंग्रेजी शब्द आपने देखा होगा पेपर। ठीक है, अंग्रेजी शब्द जो पेपर है दोस्तों ये इसी से आया है आपका पेपिरस से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो अंग्रेजी शब्द पेपर है इसकी व्युत्पत्ति जो है इसी पेपिरस शब्द से हुई है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। चलिए 81 में आपको बताना है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइए क्या हो जाएगा 81 का। साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट भी आंसर को जरूर करें।
मैं आपको प्रत्येक जो है क्वेश्चन में जो है ये बताता हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि दोस्तों आपको जो है आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी बनी रहेगी। और अब आपका जो है दोस्तों परीक्षा नज़दीक है, तो यहाँ पर आपको अधिक से अधिक आपने जो है एमसीक्यूज़ लगाने हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक आपने जो है कवर करना है दोस्तों सिलेबस को, क्योंकि काफ़ी वास्ट है दोस्तों सिलेबस हिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करना है दोस्तों। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखिए, जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट या फिर एडमंड कार्टराइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 81 का? आपको पूछा गया है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। चलिए आंसर कीजिए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया दोस्तों किसने किया था और कब किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का, क्या हो जाएगा, जॉन के, ठीक है। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया दोस्तों। और ये आविष्कार कब किया अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे ये आविष्कार किया था 1733 में, ठीक है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ अगर पूछा जाए, अगर कब हुआ तो ध्यान रखेंगे कब हुआ, 1733 में दोस्तों ये आविष्कार हुआ था। किसने किया, जॉन के ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और आप जानती हैं दोस्तों ये जो आविष्कार हुआ था फ्लाइंग शटल का, जो औद्योगिक क्रांति के दौरान दोस्तों ये कपड़ा उद्योग में जो है एक महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार था फ्लाइंग शटल, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करेंगे। मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 82 में, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर राइट, 1854, 1868, 94 या फिर 1905। चलिए आंसर कीजिए। मेजी पुनर्स्थापना जो है कब हुई थी दोस्तों? ये एक घटना थी जो जापान के दोस्तों जापान में हुई थी, ठीक है। और जो सामंती सैन्य सरकार थी जापान में, उसका अंत किया था दोस्तों, ठीक है। और सत्ता जो है पुनः सम्राट को मिली थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1868, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। मेजी पुनर्स्थापना जो है ये कब हुई थी, 1868 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इस घटना ने दोस्तों जापान में सामंती सैन्य सरकार का अंत किया और सत्ता पुनः सम्राट मेजी के हाथों में सौंपी, ठीक है। तो इसलिए मेजी पुनर्स्थापना इसका नाम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों 83 में आपको बताना है ब्लैक शर्ट्स दल का गठन किसने किया, मेजनी, मुसोलिनी, गैराबाल्डी या फिर विक्टर इमैनुअल। चलिए आंसर कीजिए। ब्लैक शर्ट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, काली कमीज, ठीक है। ब्लैक शर्ट्स, तो इस दल के लोग जो है दोस्तों क्या पहनते थे, काली कमीज पहनते थे। तो आप ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 83 का आपको आंसर करना है ब्लैक शर्ट्स दल का गठन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुसोलिनी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मुसोलिनी, ठीक है। ब्लैक शर्ट दल क्या था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इटली में दोस्तों आपने ध्यान रखना है, इटली में नेशनल फासिस्ट पार्टी की एक अर्धसैनिक शाखा थी, ठीक है। इसके सदस्यों को जो है कहा जाता था, तो इसके सदस्यों ने दोस्तों, इसके जो सदस्य थे वो काली कमीज पहनते थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है कि ब्लैक शर्ट दल का गठन मुसोलिनी ने किया। इसे औपचारिक रूप से दोस्तों स्क्वाड्रिस्मो कहा जाता है इसको, ठीक है। स्क्वाड्रिस्मो जो इटली के नेशनल फासिस्ट पार्टी की अर्धसैनिक शाखा थी, ठीक है। और इसके सदस्य जो हैं काली कमीज पहनते थे। कौन सी पार्टी के थे दोस्तों ये, नेशनल फासिस्ट पार्टी, ठीक है। नेशनल, ठीक है, नेशनल फासिस्ट पार्टी, ठीक है। नेशनल फासिस्ट पार्टी के दोस्तों ये सदस्य थे, ठीक है। पार्टी के जो है, ठीक है, क्या थे, शाखा के थे, अर्धसैनिक शाखा के इसी के, ठीक है, इस नेशनल फासिस्ट पार्टी के। और ये क्या करते थे,
ये दोस्तों काली कमीज पहनते थे, ठीक है। इसलिए इसको जो है, इस दल का जो गठन है वो किसने किया पूछा जाएगा तो मुसोलिनी हो जाएगा, ठीक है। और मुसोलिनी का आपने पढ़ा होगा रोम मार्च इनका, ठीक है, पूछा जाता है अक्सर कि रोम मार्च जो है, मुसोलिनी ने रोम मार्च कब किया था, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कब किया था? 1922 में किया था मुसोलिनी ने रोम मार्च, पूछा जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, रोम मार्च, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मुसोलिनी का प्रसिद्ध जो रोम मार्च है वो कब हुआ था, कब किया था रोम मार्च? 1922 में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में आंसर करना है, वर्ष 1929 की महामंदी किस स्टॉक एक्सचेंज के गिरने से शुरू हुई? बताइए। नेस्डेक, वॉल स्ट्रीट, लंदन, टोक्यो। चलिए आंसर कीजिए। आपने ये कई बार पढ़ा होगा, 1929 में महामंदी जो है आई थी दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है ये किस स्टॉक एक्सचेंज के गिरने से शुरू हुई थी। क्या हो जाएगा 84 का राइट आंसर? 84 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा? वॉल स्ट्रीट, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों वॉल स्ट्रीट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है ये भी याद रखेंगे, न्यूयॉर्क का है, ठीक है। कहाँ का है? न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क का है, ध्यान रखेंगे। और ये स्टॉक एक्सचेंज के गिरने से दोस्तों ये महामंदी आई थी 1929 में, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए 85, आंसर करना है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम महासचिव कौन थे? चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जो है अधिकतर जो है पूछा जाता है और कई परीक्षाओं में आपने इसको देखा होगा। अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, आपको बताना है प्रथम महासचिव इसके कौन थे। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका 85 का? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 में, पूछा जाता है। और प्रथम महासचिव कौन थे आपको पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NG रंगा, ठीक है, रंगा याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम महासचिव कौन बने थे? NG रंगा बने थे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको पूछा जाता है, पूछा जा सकता है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। ये तो आपका महासचिव आपने देखा कि महासचिव कौन था, NG रंगा। अगर प्रथम अध्यक्ष आपको पूछा जाए तो नाम याद रखेंगे स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद थे दोस्तों, सहजानंद, ध्यान रखेंगे, पूछा गया है पहले तो इसको ध्यान रखें, सहजानंद, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे दोस्तों। और ये बिहार के दोस्तों प्रमुख जो है क्या थे? किसान नेता थे, ठीक है, किसान नेता थे दोस्तों। और कहाँ के थे किसान नेता? बिहार के, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए 86, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करेंगे। 86 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये भी आपने कमेंट करना है, कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम हेनरी स्लीमैन, हेक्टर मुनरो या फिर चार्ल्स आयरकूट। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 86 का? आपने आंसर भी करना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये पूछा जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध आपको पूछा जाएगा तो याद रखेंगे ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, पूरा डेट सहित आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 22 अक्टूबर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बक्सर का युद्ध पूछा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा 86 का दोस्तों हेक्टर मुनरो, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 86 का। ध्यान रखेंगे बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था
और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, और किसके बीच हुआ था, तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पर ध्यान रखें किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और 3 भारतीय शक्तियों के बीच। अब 3 भारतीय शक्तियाँ कौन है, एक तो आपके अंग्रेज हो गए, ठीक है, ठीक है, अंग्रेजों और किसके बीच, ठीक है, अंग्रेजों और 3 भारतीय शक्तियों। 3 भारतीय शक्तियाँ कौन थी, एक तो मीर कासिम, ठीक है, कौन था, मीर कासिम, दूसरा नाम बताएं, मीर कासिम के बाद और कौन था, मीर कासिम के साथ शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला था, और कौन था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों और 3 भारतीय शक्तियों मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के गठबंधन के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपने रखना है। चलिए 87 को देखते हैं। 87 में आपने आंसर करना है। 87 है दोस्तों, और पुणे की संधि जो है 1817 पर किसने हस्ताक्षर किए थे। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको पूछा गया है पुणे की संधि जो है 1817 में जो है किसने हस्ताक्षर किए थे। दौलत राव सिंधिया, बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहेब या फिर मल्हार राव होलकर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। पुणे की संधि 1817 पर किसने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह संधि दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है हुई थी। ठीक है, 1817। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये संधि कब हुई थी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। ठीक है, तृतीय आंग्ल, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि पुणे की संधि जो है कब हुई थी, तो ये दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी 13 जून 1817। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, 13 जून भी करेंगे। ठीक है, 13 जून भी याद रखेंगे, 13 जून 1817। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इसको किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुब्रमण्यम भारती। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करना है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत जो है किसने लिखा है इसको, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 88 का, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों 2 देशों का जो है राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, एक लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का, और दूसरा याद रखेंगे, दूसरा कहाँ किस देश का लिखा था राष्ट्रगान, दूसरा लिखा था बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, तो ध्यान रखेंगे। आमार सोनार बांग्ला गीत दोस्तों, यह गीत वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन के दौरान बंगाली राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए लिखा गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर से भी आपको याद रखना है। टैगोर दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र कवि हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसे कवि हैं विश्व के जिन्होंने दोस्तों, एकमात्र कवि, ठीक है, जिन्होंने जो है दोस्तों 2 देशों का जो है राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। 89 का आंसर कीजिए, बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था। चलिए आंसर कीजिए, केसरी समाचार पत्र के बारे में पूछा है, इसकी भाषा पूछिए किस भाषा में था। चलिए आंसर कीजिए, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, बंगाली। क्या हो जाएगा 89 का राइट आंसर।
बाल गंगाधर तिलक से दोस्तों ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों यहाँ पर कुछ समाचार पत्र शुरू किए थे, ठीक है, जैसे आपका केसरी हो गया, मराठा हो गया, ठीक है, पूछे जाते हैं, ठीक है, इनकी भाषा पूछी जाती है, किस भाषा में थे, ठीक है। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का केसरी पूछा गया है, केसरी समाचार पत्र, ये किस भाषा में था? तो क्या हो जाएगा 89 का राइट आंसर, बताइए किस में था? तो राइट आंसर 89 का क्या हो जाएगा? केसरी समाचार पत्र जो है आपका मराठी भाषा में था दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे मराठी भाषा में था केसरी समाचार पत्र, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने एक और समाचार पत्र शुरू किया था जिसका नाम था मराठा, ठीक, ये भी पूछा जाता है। मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया, ठीक है। ये मराठा जो समाचार पत्र था ये किस भाषा में था दोस्तों, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो मराठा तो दोस्तों समाचार पत्र था ये किस भाषा में था, बताइए? ये अंग्रेजी में था दोस्तों, ठीक है, किस में था ये? अंग्रेजी भाषा में था। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, दो समाचार पत्रों को शुरू किया, जिसमें पहला है केसरी, केसरी मराठी में था, और जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, आंसर करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? साइमन कमीशन, ठीक है, बताया है मैंने आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में, अधिवेशन पूछा है, किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया था, बहिष्कार करने का निर्णय लिया? मद्रास, लखनऊ, कलकत्ता, बॉम्बे, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन में दोस्तों ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दिसंबर 1927 में आयोजित इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों आपको पूछा जा सकता है किसने की, ठीक है। कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की, ठीक है। इसकी अध्यक्षता आपको बताना है किसने की, तो अध्यक्षता किसने की दोस्तों? डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है, डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रस्ताव में कहा गया था कि कमीशन का बहिष्कार हर स्तर पर और हर स्वरूप में किया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।